गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये जो टॉपिक आज मैं ले रहा हूँ, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी और न्यूट्रिनोज, ये आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ये कंट्रोवर्सी में रहा है। एनजीटी ने इसका एक जो जहाँ पे बन रहा था उसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस कैंसिल कर दिया। और दूसरा ये था कि 2 साल पहले डॉक्टर कलाम साहब ने, जो प्रेसिडेंट रहे थे हमारे, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने जो इसके कॉमन मिथ्स थे उसको डिमिस्टिफाई करने की कोशिश की थी। वो आर्टिकल भी हम, उसके जो मिथ्स हैं वो भी हम देख लेंगे। और उसके बाद में अभी एक रिसेंटली एक आर्टिकल भी इसके ऊपर द हिंदू में आया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसकी लोकेशन से स्टार्टिंग करता हूँ। लोकेशन कहाँ है इसकी? देखिए, ये है थेनी डिस्ट्रिक्ट में, मदुरई से 110 किलोमीटर दूर है, 1110 किलोमीटर्स दूर। ये देखिए, ये है यहाँ पे मधिकेतन शोला नेशनल पार्क और ये है मदुरई। यहाँ पे इस पोर्शन में ये है बोधी हिल्स, वेस्ट फॉरेस्ट। ये बोधी हिल्स है ये एरिया। यहाँ पे है मधिकेतन शोला नेशनल पार्क और इससे 4.9 किलोमीटर पे ये देखिए, ये बना भी हुआ है, गूगल मैप से लिया है मैंने ये। तो ये 4.9 किलोमीटर्स में आता है। और यही एक जो इम्पोर्टेंट सबसे है, जो कारण है, एक जो कंट्रोवर्सी हुई है कि एनजीटी ने ये बोला है कि पहले इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि ये 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो इसीलिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस इसको मिल गया था। बट अब एनजीटी ने इसका कैंसिल कर दिया और बोला है कि दोबारा से आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये 4.9 किलोमीटर्स में है। तो और इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो गया यूपीएससी के परस्पेक्टिव से, मधिकेतन शोला नेशनल पार्क, और ये भी हो गया। और देखिए, ये ना एक तमिलनाडु और केरला, ये बाउंड्री है दोनों की। ये देखिए, तमिलनाडु तो जो आईएनओ है वो तो तमिलनाडु में है, ये टीएन में। और ये मधिकेतन शोला है, ये दोनों साइड में है, ये केरला है और यहाँ पे है तमिलनाडु। ठीक है। और ये बोधी हिल्स एरिया है जहाँ पे ये बना हुआ है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो ये बोधी हिल्स है वहाँ पे 2 किलोमीटर्स अंदर टिप से, यानी जो ग्राउंड लेवल है उससे 1.3 किलोमीटर्स नीचे जाके ये टनल बना के, जिसमें जो टनल है उसका डायमेंशन है, जैसे देखिए टिप ये है 2 किलोमीटर जो टिप से है, इंटू 7.5 मीटर्स, इंटू 7.5 मीटर। कोई ज़्यादा खास इंफॉर्मेशन नीडेड नहीं है ये, बट फिर भी मैंने बता दिया। तो ये टनल जाएगी नीचे और फिर उसके बाद में एक चैम्बर होगा जहाँ पे, जिस चैम्बर में रखा होगा ICAL, दैट इज मैग्नेटाइज्ड आयरन कैलोरीमीटर, जो कि इसका डिटेक्शन करेगा। और ये जो मैग्नेटाइज्ड कैलोरीमीटर है, ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कैलोरीमीटर है, 50,000 टन है इसका वेट। तो ये यहाँ पे नीचे इसके अंदर बनाया गया है। और उसका रीज़न क्या है कि ये इसके इतना नीचे क्यों बनाया गया है? उसका रीज़न ये है कि देखिए, अभी आगे आएगा, अभी जब मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, कि ये न्यूट्रिनोज दुनिया के सेकंड मोस्ट एबंडेंट पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है सनलाइट, जिसे फोटॉन्स बोलते हैं पार्टिकल थ्योरी में, और सेकंड मोस्ट है न्यूट्रिनोज। तो अगर ये सबसे ऊपर होंगे तो न्यूट्रिनोज और उसके अलावा जो अदर पार्टिकल्स हैं ये अर्थ क्रस्ट में एब्जॉर्ब हो जाएं और मैग्नेटाइज कैलोरीमीटर्स तक न्यूट्रिनोज सिर्फ पहुंचे, इसीलिए इसको इतना अंदर इन्होंने बनाया है। ठीक है। और देखिए, एक ये इम्पोर्टेंट, एक ये इन्फॉर्मेशन है, किसी एसएससी में वगैरह में आ सकती है, यूपीएससी में तो आई डोंट नो, शायद नहीं पूछेंगे। ये स्विस साइंटिस्ट, ये वोल्फगैंग पॉली थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जिन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूट्रिनो वर्ड प्रपोज किया था। ठीक है, 1930 में। तो देखिए, लोकेशन हो गया इसका। ये आपको जो करना है वो ये है कि थोड़ा सा आप ना इसके आसपास क्या क्या है, देखिए, एक ये पेरियार नेशनल पार्क है, इसको देख लें अच्छे से, इसकी लोकेशन यहाँ पे देख लें, और इसको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके आप देखेंगे ना, तो आपको इसके आसपास नज़र आएगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये ऊटी है, ये बांदीपुर नेशनल पार्क है यहाँ पे। तो ये एरिया इकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी कोई चीज़ आती है तो यूजुअली यूपीएससी डायरेक्टली नहीं पूछती है कि मधिकेतन शोला कहाँ है, वो एसएससी वगैरह में क्वेश्चन आएगा।
यूपीएससी क्या करेगी, आपको बोलेगी बताइए रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, या फिर कौन सा है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन बना के वो लोग पूछ लेंगे। तो एक बार आप मैप में इसको चेक कर लें। ठीक है, अब मैं आता हूँ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या है बेसिकली, अगर क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे वहाँ पे तो थोड़ा सा एक फैक्ट देना पड़ता है। तो उसमें ये है कि पहले आप लिख सकते हैं कि न्यूट्रिनोज क्या है, उसके बाद में कि इंडिया इज ऑलरेडी अ पायनियर इन दिस फील्ड, बिकॉज इंडिया में 1960 में ही हमने एक कोलार गोल्ड फील्ड लैब बनाई थी, ये वाली, जिसमें हम ऑलरेडी न्यूट्रिनोज का डिटेक्शन करते थे। तो इंडिया बहुत स्टार्टिंग में इंडिया ने रिसर्च स्टार्ट कर दी थी इसमें। ये फिर 1992 में ये लैब बंद कर दी गई थी। तो देखिए कोलार गोल्ड फील्ड थी, तो जिसमें से गोल्ड आता था, निकालते थे, माइनिंग करते थे। तो वहाँ पे फिर यही रीज़न था कि जो गोल्ड माइन था वो अंडरग्राउंड था, इसीलिए वहाँ पे बनाया गया था ताकि में जो एक बॉम्बार्डमेंट है पार्टिकल्स का उससे बचा जा सके और कैलोरीमीटर को थोड़ी रीडिंग्स लेने में आसानी हो। ठीक है, और एक ये दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरीज हैं जिनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। एक तो NOVA नोवा यूएस में, और एक T2K ऑब्जर्वेटरी है जापान में जो कि न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करती है। चाइना भी करता है डिटेक्शन, और इसीलिए ये ज़रूरी भी है कि हम इस साइंटिफिक एरिया में पिछड़ नहीं जाएं। ठीक है, अच्छा, अब सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से न्यूट्रिनोज निकलते हैं। देखिए न्यूट्रिनोज निकलते हैं कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर इस यूनिवर्स में है वो न्यूट्रिनोज जरूर एमिट करेगा। और सन, आप सब जानते हैं, सन इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें कि फ्यूजन प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। तो सन भी करता है, और वही सन ही है जिसके हमारे पास न्यूट्रिनोज हमें स्टार्टिंग से मिलते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका सोर्स है। और एक देखिए जो अर्थ क्रस्ट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, ये सब हैं, इन ये भी ऑटोमेटिकली इनका रेडियो एक्टिव डीके होता रहता है, और इनमें से न्यूट्रिनोज ये लोग एमिट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें अभी क्वेश्चन में इसको हम आंसर करेंगे तो काम आएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ये आपको शायद अभी सुनने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा बहुत टेक्निकल हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये सब चीज़ें हमें अभी अभी काम आएंगी। मैं अभी बताऊंगा आपको, अभी 2 मिनट के अंदर। सॉरी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है कि इसमें इसका फीबल मास है, फीबल मास बहुत कम मास है, वेरी वेरी लेस, पर है नेग्लिजिबली सही, पर है ज़रूर। तो इसका जो मास है, ऑल्दो पहले ये माना जाता था कि दे आर मासलेस, लेकिन फिर एक रिसर्च हुई जिसमें ये प्रूव किया गया कि इनमें मास होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सेकेंडली मैंने अभी बताया था कि दे आर सेकेंड मोस्ट एबंडेंट आफ्टर फोटॉन्स। ठीक है, बहुत दुनिया, ये यूनिवर्स में सेकेंड मोस्ट एबंडेंट पार्टिकल्स हैं। थर्ड थिंग क्या है कि ये 3 तरह के होते हैं। देखिए 3 तरह के होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, सेकंड होता है म्यूऑन न्यूट्रिनो, ठीक है, और फिर थर्ड होता है टाउ टाउ न्यूट्रिनो। तो ये 3 तरह का होता है, और ये लोग आपस में ही ना ऑसिलेट करते रहते हैं, ये आपस में बनते रहते हैं एक दूसरे में। जैसे कि अब देखिए, पहले ये एक रिसर्च, एक नोबेल प्राइज, आई डोंट नो जीता भी था आई थिंक, बट प्लीज चेक। बट क्या है कि एक रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसमें ये साबित किया गया था कि जो न्यूट्रिनोज सन हमारे पास भेजता है, ये देखिए ये सन है, तो ये जितने हमारे पास न्यूट्रिनोज फेंकता है, रेडिएट करता है, उसमें से सिर्फ हाफ पहुंच पाते हैं। ऐसा एक रिसर्च हुई कि सिर्फ हाफ अर्थ तक पहुंच पाए। तो उस रिसर्च को बाद में ये पता चला कि एक्चुअली हाफ नहीं पहुंच रहे थे, पहुंच तो सारे रहे थे, बट जब सन से आए थे तो वे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज थे, लेकिन आते आते वो उनमें से आधे म्यूऑन रह गए और बाकी आधे इलेक्ट्रॉन थे ही थे। तो ये आपस में ऑसिलेट करते रहते हैं। ये प्रॉपर्टी भी देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुने, आगे काम आएगी ये। उसके बाद में फोर्थ चीज है कि हर एक जो स्मॉल, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो एटम से छोटे होते हैं, उनका एंटी पार्टिकल होता है, और इसका भी होता है। तो एंटी न्यूट्रिनोज होते हैं, और वो भी 3 तरह के होते हैं, और वो भी आपस में ऑसिलेट करते रहते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दे चेंज देयर फ्लेवर।
जब ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस में किसी मैटर में जाते हैं, किसी भी मैटर में, फॉर एग्जांपल अर्थ क्रस्ट या किसी प्लैनेट से कहीं से भी निकलेंगे, तो वो फ्लेवर चेंज करते हैं। फ्लेवर चेंज का मतलब वही है कि ऑसिलेशन करते हैं, ये आपस में इलेक्ट्रॉन का म्यूऑन बन जाएगा, म्यूऑन का टाउ बन जाएगा, तो इस तरह से चेंज करते हैं। अब जो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए एप्लीकेशंस क्या हैं। तो एप्लीकेशन पहला क्या है कि एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में हम इसका न्यूट्रिनोस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसीलिए इंडिया चाहता है कि हम जल्दी से इसको आईएनओ को बना दे थेनी में, ताकि हम इसका स्टार्टिंग कर सकें। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, देखिए न्यूट्रिनोस तभी पैदा हो गए थे जैसे यूनिवर्स पैदा हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं बिग बैंग से यूनिवर्स पैदा हुआ, ये हम लोगों की अभी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो उसी टाइम पे जैसे ही पैदा हुआ, बहुत ज़्यादा एक बहुत तगड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसे बिग बैंग बोला गया, और इसी में बहुत पार्टिकल्स भी बने, हर तरह का मैटर बना, फिर धीरे धीरे प्लैनेट लम्प्स वगैरह ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है। तो उसी टाइम न्यूट्रिनोज पैदा हुए। तो अगर हम उन न्यूट्रिनोज में से कुछ को यहाँ पे कैप्चर कर पाए या फिर उनको हम ऑब्जर्व कर पाए, तो हम ये समझ सकते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ यूनिवर्स का। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। सेकेंडली मेडिकल इमेजिंग। देखिए कि हम अभी क्या करते हैं, यूज़ क्या करते हैं, एक्सरेज का, एमआरआई का, इन सब का हम फिलहाल यूज़ करते हैं जब हम कोई कहीं पे भी हमें चोट लगती है या कुछ होता है, तो अल्ट्रासाउंड। तो इन सब में क्या है कि जैसे देखिए, हमेशा जब एक्सरे हम यूज़ करते हैं तो एक्सरे का बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है बॉडी पे। ऑल्दो इतना स्मॉल रेडिएशन उस टाइम किया जाता है, इतना स्मॉल मिली सेकेंड्स के लिए, कि हम ऐसा एकदम से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टिल एक्सरेज आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब इस केस में न्यूट्रिनोज आर नॉट हार्मफुल। तो इसीलिए अगर हम एक्सरेज की जगह कभी किसी तरह से न्यूट्रिनोज को यूज़ कर पाए, तो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉजिटिव स्टेप होगा, जो कि हमें एक्सरेज के हार्मफुल इफेक्ट से बचा लेगा। तो इसीलिए मेडिकल इमेजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। फिर कम्युनिकेशन। देखिए ये मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि आज हम अगर एक जगह से, जैसे आप इंडिया से यूएस कम्युनिकेट करते हैं, तो फिलहाल क्या होता है कि ये देखिए, जैसे ये है अर्थ, तो अभी अगर मुझे यहाँ से, ये इंडिया है और यहाँ पे दूसरी तरफ यूएस है, यहाँ कम्युनिकेट करना है, तो मैं पहले एक सिग्नल यहाँ रिले होगा, ये सैटेलाइट पे जाएगा, फिर ये इस सैटेलाइट को देगा, और फिर ये इस सैटेलाइट को देगा, और तब जाके यूएस में ये सिग्नल पहुँचेगा। तो कितना हो गया देखिए, एक जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से होते हैं, और वो कितने ऊपर होती है, 36,000। तो ये 36,000 किलोमीटर्स, तो सॉरी, तो 36,000 किलोमीटर्स पे ये होती है। जब एक सिग्नल यहाँ गया पहले, फिर दूसरी सैटेलाइट के पास गया, फिर यहाँ गया, तो ये ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर चल चुका है, ज़्यादा भी चल सकता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इसमें इतना लंबा चलेगा तो लॉस भी होगा, यहाँ पे चलेगा भी, और उसके बाद में हो सकता है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कभी डाउन हो जाए, कुछ इशू हो जाए आउटर स्पेस में, तो कम्युनिकेशन हमारे बाधित हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। दैट इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिनोज कैन पास थ्रू अर्थ क्रस्ट, वो किसी भी मैटर के थ्रू चले जाते हैं। तो ये हमारा सारा प्रोसेस बाईपास होके सीधे न्यूट्रिनोज ऐसे अर्थ क्रस्ट से निकल के जा सकते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट है, एक तो दे कैन पास थ्रू अर्थ, और सेकेंड पॉइंट लॉस लेस ट्रांसमिशन, क्योंकि दे डोंट डिके, ऐसा कोई डिके वाला पोर्शन नहीं होता है, कोई इशू नहीं होता है उनमें, इसीलिए कम्युनिकेशन में न्यूट्रिनोज का यूज़ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी यूज़ होगी वो है, ये थर्ड था, अर्थक्वेक डिटेक्शन में। देखिए एक रिसर्च हुई थी जिसमें जियो न्यूट्रिनोज का 2005 में 2005 में ये रिसर्च हुई है कि जो अर्थ क्रस्ट में यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम इस जैसे पार्ट एलिमेंट्स हैं, उनसे जब उनका डीके होता है तब न्यूट्रिनोज प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए क्या है कि जब उनका डीके हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमें अगर जियोलॉजिकल कोई फॉल्ट है वहाँ पे, देखिए अगर फॉल्ट, ये छोटी सी एक वो है कि अगर इस पोर्शन में यहाँ पे ये डीके हो रहा था और हमारे डिटेक्टर इसे डिटेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि इस पोर्शन में डिटेक्शन बंद हो गया, तो इसका मतलब कोई फॉल्ट आ गया यहाँ पे। फॉल्ट माने या तो
धरती अंदर धस गई या ऊपर आ गई, जो भी फॉल्ट फोल्ड किसी भी तरह का अंदर प्रोसेस हुआ, तो हमें थोड़ा आइडिया लग सकता है कि ये एरिया थोड़ा सा अनसेफ है, हो सकता है यहाँ पे जल्दी से अर्थक्वेक आ जाए, यहाँ पे ऊपर जिसका जो एपिसेंटर है वहाँ पे फोकस पे हमें पता चल जाए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। उसके बाद में मिनरल एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन। देखिए अब क्या है कि यही प्रॉपर्टी कि जब ये न्यूट्रिनोज किसी एरिया से निकलते हैं और कोई किसी मैटर में जाते हैं तो ये खुद को इनका फ्लेवर ऑसिलेशन हो जाता है। इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ कर सकते हैं इसी चीज़ में, ये जानने में कि क्या यहाँ पे कोई रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं या ऑयल्स हैं। देखिए यूरेनियम अगर निकल रहा है, सीधी सीधी बात है, ये तो अभी है ही कि यूरेनियम हमारा अगर यहाँ पे है तो ये डीके करेगा, पता चल जाएगा। अगर बहुत सारा सिग्नल आ रहा है यहाँ से, इसका मतलब यूरेनियम बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली थोरियम, ऐसे ही प्लूटोनियम, और ऐसे ही ऑयल है। ऑयल में भी अगर मतलब अभी कुछ ऐसा है नहीं, बट कल को अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी हम इसे डिज़ाइन कर पाए, हम यहाँ पे निकल पाई, जिससे हमें पता चल पाया, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में ये नॉन प्रोलिफरेशन, मेरा पेन टैबलेट रुक गया था तो इसीलिए आई एम सॉरी फॉर द ब्रेक। ओके, नॉन प्रोलिफरेशन। देखिए कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो न्यूट्रिनोज को ज़रूर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देयरफॉर अगर कोई भी कंट्री कभी भी न्यूक्लियर विस्फोट करेगा तो हमें उसका पता चल जाएगा अगर हमारे पास उसके डिटेक्टर्स हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि नॉन प्रोलिफरेशन अगर कोई कंट्री कमिटमेंट कर देता है, फॉर एग्जांपल देखिए ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये सब कंट्री, सीरिया, ये सब फिलहाल जो नॉर्थ कोरिया है वो स्पेशली इन्होंने क्या किया कि एक साइन भी किया बैन ट्रीटी को, टेस्ट बैन ट्रीटी, और उसके बाद में अल्टीमेटली इन्होंने अब टेस्टिंग कर दिया। और आई थिंक अब जो अगला टेस्ट होगा वो इनका 6th न्यूक्लियर टेस्ट होने वाला है, जिससे यूएस भी काफ़ी, ये एक लड़ाई के बादल वहाँ पे छाए हुए हैं, और जापान भी थोड़ा टेंशन हाई है, साउथ कोरिया, जापान, यूएस में। चाइना थोड़ा सा, यूएस और चाइना की एक बीच में हुई थी इनकी आपस में सेटिंग कि हम नॉर्थ कोरिया को रोकेंगे, बट स्टिल ऐसा कुछ हो नहीं पाया है, कोई रोका वोका नहीं है, नॉर्थ कोरिया किसी की सुनता है नहीं। तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया, अगर अगर ये लोग एक्चुअल में कमिटमेंट करते हैं कि चलो ठीक है, हम आप हमसे सैंक्शन हटा लो, हमें रिवॉर्ड वगैरह या हमें कुछ मनी, कुछ भी ऐसा तरह का वो दो, हम अब नहीं करेंगे। तो अगर ये फिर भी करते हैं तो ये फिर हमें, अगर हमारे पास न्यूट्रिनो डिटेक्टर हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा इनको डिटेक्ट करना, और फिर हम इनके अगेंस्ट वापस सैंक्शन या फिर जो भी, अगर ज़्यादा बड़ी बात है तो हम इसके प्यूनिटिव एक्शन ले सकते हैं इनके अगेंस्ट में। ठीक है, इसी तरह से 7th है, देखिए काउंटर टेररिज्म। ये देखिए कोई भी जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, जो सॉरी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर हम यूज़ करते हैं तो फ्यूल यूज़ करते हैं उसमें, यूरेनियम, फिलहाल प्लूटोनियम, और अभी तो थ्योरियम हम यूज़ नहीं कर पाए हैं, बट इंडिया का 3 स्टेज प्रोग्राम है जिसमें थोरियम हम लास्ट स्टेज में यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोरियम, तो क्योंकि जो हमारे भाभा जी थे, होमी जहांगीर भाभा, अगर मेरे को सही याद है तो इन्होंने 3 स्टेज प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। ठीक है, अब ये 3 स्टेज प्रोग्राम में लास्ट पोर्शन यही था कि क्योंकि थोरियम हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है, केरला के जो सैंडी बीचेस हैं वहाँ पे थोरियम मिलता है। तो अगर इनमें किसी भी रिएक्शन में जो हम यूज़ करते हैं यूरेनियम, थोड़ी देर में वो स्पेंट हो जाता है, स्पेंट माने यूज़ हो जाता है, उसके बाद जो इनएक्टिव हो जाता है वो, तो उस यूरेनियम को वापस एनरिच किया जा सकता है ताकि उसको वेपनाइज्ड यूरेनियम बनाया जा सके, वेपनाइज्ड फ्यूल बनाया जा सके। तो ऐसा कोई भी पिल्फरेज ना हो, उसको ट्रैक करने के लिए हम न्यूट्रिनोज का यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास डिटेक्टर है तो। ठीक है, ताकि कोई भी टेररिस्ट या कोई बंदा इस तरह का जो कि एंटी सोशल है, वो उसके हाथ ये सब चीज़ें ना लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। देखिए, और प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी मैटर, और एक ये टॉपिक है 9th, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर। देखिए क्या है कि ये जो जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो उनके मैटर है, ठीक है, और उनका एंटी मैटर भी है। ठीक है, जैसे न्यूट्रिनोज हैं, उनका है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है,
तो क्या है कि हम अभी इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि एंटी मैटर क्या होता है, कैसे होता है, क्या करता है। हमें पता चल चुका है कि एंटी मैटर है ज़रूर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या इसका फंक्शन है, हम इसका एप्लीकेशन हम अपने लिए यूज़ कैसे कर सकते हैं, यूटिलिटी क्या है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि न्यूट्रिनोज, देखिए इसका एक तरीका ये है कि न्यूट्रिनो हमें पता है, मैंने आपको बताया ऑसिलेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये म्यूऑन है, ये टाउ न्यूट्रिनो है, ये आपस में बदलते रहते हैं, ठीक है। अगर और एंटी एंटी न्यूट्रिनो है, इसका भी सेम यही होता है, ये एंटी है, ई इलेक्ट्रॉन म्यूटॉन। अगर देखिए हमें ये पता चल जाए कि एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो का डीके एग्जैक्टली सेम है, ऑसिलेशन एग्जैक्टली सेम है, तो हम काफी कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि एंटी मैटर जो है मैटर के बिल्कुल अपोजिट चलता है, ठीक है। आज हम इस बात को जानते नहीं है, और अगर हमारे साइंटिस्ट का पता अगर कर लिया उन्होंने, तो वो इसका बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस बाद में हमें दे पाएंगे। तो देखिए ऑलरेडी जब हमें पहली बार पता चला था कि ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तभी हमारे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स को मॉडिफाई करना पड़ गया था, क्योंकि तब तक ये माना जाता था कि हर एक पार्टिकल, जितना भी जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, उनका एक दूसरे से कोई रिलेशन होता नहीं। लेकिन जब हमें पता चला कि ये आपस में ऑसिलेट करते हैं, तो हमें मॉडिफाई करना पड़ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी कि ये आपस में ऑसिलेट करते हैं। उसी तरह से एक है चीज जिसे बोलते हैं डार्क एनर्जी, ठीक है। ये देखिए, ये है डार्क एनर्जी। अगर अरे हाँ, तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। तो डार्क मैटर, जो ऐसा बोला जाता है, साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि दुनिया में डार्क एनर्जी 95% है, और जो बाकी हम यूज कर रहे हैं आज की एनर्जी, वो ओनली 5% हम यूज कर रहे हैं। तो एनर्जी जो इस टाइम इंडिया की, दुनिया की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए हमने अपना क्लाइमेट तक खराब कर दिया है, अपने ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीज़ें, और अब भी हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। अगर हमें डार्क एनर्जी मिल जाए, हम इसको समझ गए अगर, तो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, आने वाली जनरेशन के लिए कितना अच्छा है। तो अगर यही सब हम इसमें और न्यूट्रिनोज उसका की है, ये साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर अभी हम समझते नहीं डार्क एनर्जी को, लेकिन जिस दिन हम समझ गए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा, ठीक है। तो देखिए ये इसके एप्लीकेशंस हैं। अब क्या है कि अब हमें ये भी समझना है कि क्रिटिसिज्म क्या है इसका। तो क्योंकि देखिए पहली बात, अगर हम इसको कर रहे हैं, अगर इंडिया ने, देखिए मैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, अगर आप साइंटिस्ट हैं या आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप अपना स्टैंड ले सकते हैं। बट यूपीएससी में मेरा तो यही स्टैंड है, मतलब मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको, क्रिटिसिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप इसको मेंशन जरूर कीजिए। मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों पक्ष की बात सुनना एक अच्छे सिविल सर्वेंट की निशानी होती है। तो आप इसकी बात क्रिटिसिज्म की भी रखेंगे और उसकी भी रखेंगे, लेकिन इसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे, इसको आप बताएंगे कि देखिए ये होता है। अच्छा, अब क्रिटिसिज्म क्या है? देखिए सबसे पहला, अगर किसी भी एक नॉर्मल इंसान से हम लोग आपस में बात करेंगे, तो वो सबसे पहले ये बोलेगा कि अरे इतना पैसा यहाँ लगा रहे हो, इससे अच्छा तो किसी गरीब की पढ़ाई में लगा दो, है ना। तो और ऐसे ही जैसे जब मंगलयान गया था हमारा इसरो वाला, तो उस पे भी यही कंट्रोवर्सी हुई थी कि हमने इतने पैसे कर दिए, हम मंगलयान पे लगा रहे हैं, इसरो इतना पैसा लगा रहा है, क्या ज़रूरत है, रोड बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, एजुकेशन बनाओ। तो एक तो ये है, लेकिन क्या है ना, इस चीज़ को यूपीएससी में आप ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो यूपीएससी आपको वही समझेगी कि यार ये तो एक नॉर्मल इंसान जैसे बात करते हैं वैसे ही कर रहा है, इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल या कुछ कोई एनरिचिंग नॉलेज नहीं दी है। तो ठीक है, तो इस पॉइंट को आप पहले मेंशन ना करें तो बेटर है। पहले आप उन पॉइंट्स को मेंशन करें जो टेक्निकली सही है, और वैसे भी जिनको जो एक फेयर फेयर क्रिटिसिज्म लगता है। जैसे कि ये पॉइंट है, ये मैं इसको फर्स्ट ही रखता हूँ, इस पॉइंट को तो मैं 0 ही रखता हूँ, इसको आप डायरेक्टली मेंशन नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो मिडिल इनकम कंट्रीज, देखिए मिडिल इनकम कंट्री, इंडिया मिडिल इनकम कंट्री है। ऐसे कंट्रीज, अगर हम, ये जो क्रिटिसिज्म है वो ये कह रहा है कि हम लीडरशिप रोल को फिलहाल के लिए अवॉइड करें, हम लीडर को अभी बनने की कोशिश ना करें। उसका रीज़न ये है कि लीडर बनने के लिए हमें पैसा खर्च करना होगा, वो पैसा हमारी खर्च करने की अभी हमारे पास उतना नहीं है, कल को जब होगा तो हम कर सकते हैं। जैसे देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग, अगर रिवर्स इंजीनियरिंग माने कि मिडिल इनकम कंट्रीज को फिलहाल जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी है ना, उससे बेनिफिट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएस में, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी क्या है, यूएस से हमारा जो आईटी सेक्टर है पूरा, वो यूएस डिपेंडेंट ही तो है। और इसी तरह से जो हमारे
ये ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज इनको बोलते हैं हम, ईस्ट एशियन टाइगर इकोनॉमी भी बोलते हैं इनको हम। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कुछ अपना डिस्कवर नहीं किया है, इनफैक्ट चाइना ने भी, इन लोगों ने क्या किया, जो था उसमें एक्सपर्टीज डेवलप की, उस प्रोडक्ट को फिर बेचा, और आज ये कंट्रीज ऑलमोस्ट डेवलप्ड हैं, ऑलमोस्ट भी हैं, कुछ डेवलप्ड भी हैं। तो हमें भी यही पाथ अपनाना चाहिए। ये क्रिटिसिज्म है इसका, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सपोर्ट करें, लेकिन इसको मेंशन ज़रूर करें कि हमें भी यही पाथ अपनाना चाहिए कि पहले हम इस जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है उससे हम बेनिफिट करें, और जब हमारे पास इस लेवल पे हम पहुंच जाएं कि हमारा हर एक सिटीजन एक अच्छे लेवल की एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके, तब हम इसके बाद में R&D पे खूब खर्च करें, लेकिन आज वो दिन है नहीं। दूसरा फिर ये कहता है, देखिए सेकंड पॉइंट ये कहता है कि कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर परसेप्शन, जो लोग आज समझते हैं कि देखिए कि साइंस से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, साइंस लीड्स टू ग्रोथ, लेकिन ये कहता है क्रिटिक जो है हमारा, वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग, और ये प्रूव भी किया है डेविड एडगर्टन ने। डेविड एडगर्टन, मैं नहीं जानता हूँ कौन है, बस मुझे नाम पता है। इन्होंने ये बोला है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट उल्टा इन्होंने बोला, इन्होंने कहा है कि साइंस इज अ ड्रैग ऑन ग्रोथ, साइंस इज ड्रैग ऑन ग्रोथ, साइंस जो है ग्रोथ को पीछे खींचता है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि उल्टा ऐसा है कि ग्रोथ लीड्स टू साइंस, मतलब जो कंट्रीज रिच हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, वो साइंस को बढ़ावा देते हैं। उल्टा नहीं है कि साइंस अगर बढ़ेगा तो आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है जिसको आप मेंशन कर सकते हैं इनका नाम वाम लेके, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट ये कहता है कि नासा एक FIA है, देखिए फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, IA है कुछ ऐसा है, वो मैं देख के बता दूंगा, कि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट करके एक प्लेटफॉर्म है जिसने ये रिपोर्ट निकाली है कि पिछले 8 सालों में, 8 ईयर्स में $55 बिलियन नासा में इन्वेस्ट किया गया, और उसका स्पिन ऑफ सिर्फ $5 बिलियन है। स्पिन ऑफ क्या होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की उससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट हुआ, उसे स्पिन ऑफ कहते हैं। तो उसका स्पिन ऑफ सिर्फ $5 बिलियन है। तो वो कहते हैं कि ये बहुत ही बेकार इन्वेस्टमेंट रही है। $55 बिलियन अगर आप किसी और चीज़ में लगाते तो इससे बहुत ज़्यादा आपको पैसा वापस मिल सकता था। तो ये एक है, लेकिन इस पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ नासा को बोलिए आप, इसरो को मत कहना। इसरो को हम कभी भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, UPSC एग्जाम में कर सकते हैं, खैर आपकी मर्जी है, बट मैं तो इसके डेड अगेंस्ट हूँ, क्योंकि इसरो को इट इज़ रिवेयर्ड, बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप रिपोर्ट नासा के ऊपर डालिए और इसरो से थोड़ा दूर रहिए। फिर अगला पॉइंट है कि चलिए मान लेते हैं कि स्पिन ऑफ है, ठीक है, लेकिन ये प्रोजेक्ट वो नहीं है जिससे हमें स्पिन ऑफ मिलेगा, क्योंकि ये तो प्योरली साइंस प्रोजेक्ट है। तो हम इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर चलो तुम्हें करना ही है, अगर नहीं मानते हैं आप लोग कि नहीं नहीं हम तो करके रहेंगे साइंस में, तो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो जिसमें एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़्यादा हैं, कि रिसर्च करो तो रोड्स पे करो, हेल्थ पे करो, एजुकेशन पे करो। ये तो प्योर साइंस प्रोजेक्ट है, इसका क्यों कर रहे हो? ये क्रिटिसिज्म है। अगला इन वही है, फिर जो लास्ट पॉइंट है, जो ये 0 पॉइंट है ना, इसको आप यहाँ पे रखिए अगर आपको लिखना ही है ज़रूरी, कि इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, रादर देन इन दीज साइंस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट हो गया। और एक फिर ये पॉइंट है, ये एक अलग से पूरा आर्टिकल था तो इसीलिए मैंने इसको पूरा अलग से कर दिया है। ये पॉइंट ये कहता है कि ऑलरेडी ऐसा है कि जो एलोकेशन है इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड है। स्क्यूड का मतलब एक तरफ झुका हुआ, कि देखिए जो सेंटर गवर्नमेंट, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उसका टोटल R&D जितना वो खर्चा करती है, स्पेंडिंग करती है, वो उसमें से 1/3, 1/3 हिस्सा, 1/3 ले जाता है DRDO, देखिए, ठीक है। इसी तरह से 15%, ऑलमोस्ट 1/7 हो गया, ये इतना पोर्शन ले जाता है स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब स्पेस के अंदर क्या, इसरो ही आता है। उसके बाद अगला कौन है सबसे बड़ा, फिर है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, 14%। इसमें कौन कौन आता है? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भाविनी, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, तो ये ले गया। तो इन सब के निकालने के बाद फिर कुछ और साइंस ले जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, जिसमें बाकी सब चीज़ें आ जाती हैं। और अल्टीमेटली जो हायर एजुकेशन है
उसके लिए क्या बचता है, उसके लिए बचता है 4%। ये, और ये भी 4% भी सिर्फ IITs और IISR में रह जाता है, IISER इन सब में बच के रह जाता है। तो हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के लिए फिर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो अगर, और मेन हमारी पॉपुलेशन रहती कहाँ पे है, वो यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में ही रहती है। तो इसीलिए जब उनके पास कुछ पहुंच ही नहीं रहा है तो वो क्या करेंगे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये कहते हैं कि रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, ये क्या है, तो ये कह रहा है कि हम किसी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट करने की जगह हमें करना ये चाहिए कि इसकी जगह हमें छोटे 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 बहुत सारे प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट करना चाहिए, जिससे कि हमारी रीच बढ़ सके। अभी क्या है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें सिर्फ कुछ स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं, वही इसका यूज़ कर पा रहे हैं। इसकी जगह हमें ये नहीं करना चाहिए। कहता है कि इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ के छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं उनमें हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और ताकि जो आज हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं उनको इंस्पिरेशन मिले, उनको ये मौका मिले कि अपनी रिसर्च में वो अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। और इस वजह से हमारा जो ब्रेन ड्रेन होता है, जो हमारे साइंटिस्ट, हमारे स्कॉलर्स US या किसी दूसरे यूरोप कंट्रीज़ में चले जाते हैं, वो लोग ना जाएं, वो लोग स्टे बैक करें, इंडिया में ही रहें और यहीं पे अपनी रिसर्च परस्यू करें, ताकि इंडिया को ही उनकी एक्सपर्टीज से बेनिफिट हो, पूरे दुनिया को हो लेकिन नाम इंडिया का भी हो, और इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिया तक ही रहे। ठीक है, तो ये सब क्रिटिसिज्म है। ये क्रिटिसिज्म आप सिर्फ मेंशन कीजिए, इसको ज़्यादा सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप सिर्फ लिख दीजिए कि ये है। लेकिन अच्छा, अब फिर उसके बाद में कंक्लूजन क्या आता है। कंक्लूजन देखिए अल्टीमेटली ये आता है, ये मिथ वाला पोर्शन मैं भी लेता हूँ, बट कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन ये आएगा कि ठीक है, देयर आर फेयर क्रिटिसिज्म, ये भी ज़रूरी है कि हाँ, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को, रिसोर्सेज को हम अच्छे से अच्छी जगह पर पॉइंट आउट करें, उनको हम अच्छी जगह एलोकेट करें, उसका एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्विटी ज़रूरी नहीं है कि नहीं सब पोर्शन को सबको उतना 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 मिलेगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक फेयर, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे ज़्यादा बेनिफिट होगा उसको ज़्यादा मिले, और जिससे थोड़ा कम होगा उसको कम मिल जाए, लेकिन फेयर ज़रूर हो ये। तो ये हमारा कंक्लूजन होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, फेयर होना चाहिए, लेकिन हम किसी एक एक्सपेरिमेंट को या किसी एक ऑब्जर्वेटरी या किसी भी एक साइंटिफिक किसी भी प्रोसेस को हम ये कह के बंद ना कर दें कि नहीं नहीं सारा पैसा इसमें क्यों लग गया। हमें साइंस को बढ़ावा देना है और वो देना ही पड़ेगा, और INO उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया मस्ट मेंटेन इट्स पायनियर स्टेटस इन दिस। और इसमें ये पॉइंट हम लिख सकते हैं कि INO सिर्फ एक अच्छा, ये इस मिथ के बाद आएगा कि आप अभी सुन लीजिए कि INO इज जस्ट एन ऑब्जर्वेटरी। ये न्यूट्रिनोज को प्रोड्यूस नहीं करती है, इसीलिए क्या है कि इसको अगर हम ब्लेम कर रहे हैं तो ये हम अपनी गलती कर रहे हैं कि ये ह्यूमन बींग्स को हार्म करेगा। तो इस पॉइंट को यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ मैं। देखिए सेकंड पॉइंट है ये, फर्स्ट है इकोलॉजिकल रेडियो एक्टिविटी। कुछ एक ऐसी धारणा, एक ऐसी मिथ फैल चुकी है कि INO से रेडिएशन प्रोड्यूस होगा, INO से रेडिएशन प्रोड्यूस होगा जिससे कि लोगों को नुकसान हो सकता है, विच इज़ हार्मफुल टू पीपल। तो ऐसा कुछ है नहीं। ये इन्होंने बोला है कि देखिए न्यूट्रिनोज बहुत बहुत ही हल्के होते हैं, वेरी फीबल। इनफैक्ट एक न्यूट्रिनो 17 बिलियन टाइम्स हल्का होता है। अब आप खुद सोच लीजिए कितना हल्का है ये, 17 बिलियन टाइम्स लाइटर देन अ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हैं, इस पे ध्यान रखिएगा आप। न्यूट्रिनो एक अलग चीज़ है, न्यूट्रॉन अलग चीज़ है। तो ये बहुत हल्का होता है, और डीके कब होगा, जब आपके पास डीके होने लायक मास हो। अगर आप यूरेनियम है, आपके पास 235 मास है, तो आप डीके होके कुछ भी बन जाइए और उससे आप रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस करोगे। लेकिन इसमें मास ही नहीं है, क्या डीके होगा। तो इसीलिए ये किसी भी ह्यूमन को हार्म नहीं करता है। एक और बात है कि ऐसा बोला जाता है कि अगर एक न्यूट्रिनो बहुत ज़्यादा मैटर से पास कर जाता है और तब भी उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है। इनफैक्ट हमारी बॉडी में इस मोमेंट पे जब हम बात करें तो हर सेकंड हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज पास कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारी बॉडी से रिएक्ट नहीं करेंगे। ऐसा बोला जाता है कि अगर एक आयरन की रॉड होती तो ये न्यूट्रिनोज उससे रिएक्ट पता है कब करेंगे, एक न्यूट्रिनो उसमें से उससे रिएक्ट कब करेगा, जब वो 1 लाइट ईयर चल जाएगा। 1 लाइट ईयर,
सोचिए कितना ज़्यादा होता है, 946 इंटू 10 की पावर 12 बिलियन 12 ईयर्स, ऐसा होता है ये, ऑलमोस्ट इतना ही होता होगा। तो ये इतना चलेगा तब जाके रिएक्शन होगा। और हम कितने होते हैं, हार्डली 2 मीटर, ज़्यादा ज़्यादा कोई बहुत ही लंबा हो गया 2.5 मीटर का हो जाएगा, तो क्या रिएक्शन होगी, कुछ नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि ये आप साफ साफ लिख सकते हैं कि न्यूट्रिनोज में कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी ऐसा इफेक्ट बॉडी पे वो नहीं करते। सेकेंड, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मधुकेतन शोला नेशनल पार्क वाले इशू पे ये फाइनली प्रूव हुआ कि इकोलॉजिस्ट जो ये हैं वो कह रहे हैं कि देखिए इफेक्ट होता इसीलिए, देखिए पहला क्या था, नीलगिरीज में था ये, ठीक है, फिर वहां पे मधुमलाई, अगर मुझे सही याद है तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व से इसको उठा के वापस यहाँ पे थेनी में लाया गया, क्योंकि टाइगर रिजर्व में उस एरिया में बनाना सही नहीं था, वहाँ पे टाइगर्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, तो इसीलिए अब इसको यहाँ थेनी में शिफ्ट किया गया। और ये लोग कहते हैं कि देखिए हम ब्लास्टिंग करेंगे, हम ड्रिल भी करेंगे, लेकिन ये जो ब्लास्टिंग होगी ना, ये इस तरह से होगी कि देखिए एक 10 फीट वॉल में आप 2 इंच का होल बना रहे हैं, तो इतनी ब्लास्टिंग होएगी, ऐसा लगेगा कि बस इतनी हुई है। तो अब 10 फीट के अगर वॉल में आप 2 इंच का होल करेंगे तो वो टूट के तो गिर नहीं जाएगी। तो इसीलिए ये कहते हैं कि इसमें कोई भी हिल्स की स्टेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंडली कहते हैं कंट्रोल्ड करेंगे हम ब्लास्टिंग, हर हर दिन 2 टाइम्स ट्वाइस ये ब्लास्टिंग की जाएगी, और उसमें सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए ये ब्लास्टिंग करेंगे, ताकि आसपास जो डैम्स हैं, विलेजेस हैं, हिल्स हैं, इन सब एरियाज में कोई भी फर्क ना पड़े। और ये देखिए, आज जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास इतनी इम्प्रूव हो चुकी है कि हम एक बिल्डिंग के नीचे भी हम कर सकते हैं ब्लास्टिंग, और वहाँ पे भी फिर कुछ मीटर्स का स्पेस छोड़ कर सकते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम ऑलरेडी चेन्नई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, इन सब कंस्ट्रक्शन में देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, इतना ज़्यादा समझाने का, इतना लंबा इसको रखने का मोटिव सिर्फ इतना था कि जितना मैं ज़्यादा बताऊंगा उसमें से कुछ याद रहेगा, कुछ आप लिखेंगे। तो अगर इतना सारा बताऊंगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो याद रह ही जाएंगे, इनको ज़्यादा फोकस कीजिएगा। एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, 9 एप्लीकेशंस। क्रिटिसिज्म को भी मेंशन ज़रूर करना है, और उसके बाद में फाइनली जो कंक्लूजन है वो इसके सपोर्ट में देना है आपको कि हाँ INO इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ये ज़रूर है कि हमें इन्वेस्टमेंट को, ये भी बाकी चीज़ों पे भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक था जो मुझे लगा, मैंने कोशिश की समझाने की। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए मुझे। थैंक यू सो मच।